बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इसका ऑसिलेशन चैप्टर का नेम है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारा टॉपिक है आज का और ये हमारा लेक्चर नंबर 57 है। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हमारा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें कुछ कंसेप्चुअल या आसान सी चीज़ें हैं जिनको हम अगर वन बाय वन अंडरस्टैंड कर लें, माइंड में रख लें, तो फिर हमारे लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मोशन की जब बात करते हैं तो उसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, ये जस्ट एक एक लाइन में माइंड में रखना है कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होता है किसी एक सर्टेन पॉइंट पे आप खास टाइम के बाद चक्कर लगाने के बाद वहीं पे वापस आ जाए, उसी पॉइंट पे। यानी जैसे ज़मीन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करे, सूरज के गिर्द घूमती हुई 365 दिन और 6 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करती है, तो ऐसी मोशन को आप पीरियोडिक मोशन का नाम देंगे। लेकिन क्या ये यहाँ पहुँचने के बाद फिर अपना उल्टा रास्ता, जो इसका चक्कर जो डायरेक्शन होगी वही रहती है, ये वापस नहीं आती, उसी पाथ को दोबारा फॉलो करेगी, तो ये मोशन जो है ये सिर्फ पीरियोडिक है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि ऐसी मोशन जिसमें एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट एक साइड पे भी जाए और दूसरी साइड पे भी जाए, यानी जिसको टू एंड फ्रो मोशन का नाम देंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद यहाँ से चला, यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, फिर इसने डायरेक्शन चेंज की, फिर यहाँ से यहाँ पे वापस आया, इसका चक्कर कंप्लीट हुआ। तो ये मोशन पीरियोडिक है। लेकिन ऐसी मोशन को हम कहते हैं जो इधर भी जाए और इधर भी जाए, इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है? यस, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें उसी पॉइंट से इधर भी जाना है और इधर भी जाना है। इस मोशन में आपने देखा है कि ये पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। अगर आप एक सर्टेन पॉइंट से जो मीन लेवल आपने बनाया है उसे इधर भी जाएं और इधर भी जाएं एक खास टाइम के बाद, तो ऐसी मोशन को आप ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है, लेकिन ये वाला केस क्या है, ओनली पीरियोडिक है। इन दो के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया। वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती है, उसमें जस्ट ये होता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो फास्ट होती है, यानी जो साइकिल है ना, नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड के अंदर वो फास्ट होगी, यानी बहुत तेजी के साथ अगर मूव करे तो वही ऑसिलेटरी मोशन को आप क्या नाम देंगे, वाइब्रेटरी मोशन का नाम देंगे। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी भी होती है और पीरियोडिक भी होती है, सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फास्ट होती है, यानी इसके जो इधर और इधर जाने चक्कर है ना एक सेकंड के अंदर, वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फास्ट होगी। उसके बाद है हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का टर्म या लफ्ज यूज हुआ है, आप एक गाना में एक जो है ना सुर सुनते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी, फिर इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ये 7 सुर हैं, इनको हम हार्मोनिक का नाम देते हैं। तो फिर हार्मोनिक का टर्म यहाँ यूज करने का क्या मतलब है, ये 7 सुर अपने आप को रिपीट करते हैं, यानी सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी, यानी एक दफ़ा आपने ये यूज़ किए फिर दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी मोशन या ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे लेकिन वैल्यू आगे चलती जाए, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन से होंगे, आप देखें कि दिन जो हैं वो मंडे से लेके सैटरडे तक, आप मंडे से सैटरडे तक दिन गिनते जाएँ, 7 डेट बढ़ती जा रही है, लेकिन वो वीकली जो डेज है अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो आप उन डेज को पीरियोडिक फंक्शन का नाम दे सकते हैं। इसी तरह मंथ्स जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो गए दिसंबर तक जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, अगला साल शुरू हो जाता है, फिर जनवरी आ जाता है। तो क्या साल रुक रहे हैं? नहीं, साल तो आगे जा रहे हैं, लेकिन मंथ्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो आप मंथ्स को भी पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं। तो ये तो जनरल बात हो गई। फिजिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर आप कॉस थीटा और साइन थीटा को भी, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ कंसेप्ट के तौर पे आपने लेनी है, बाकी हम फिर डायरेक्ट जो है ना वो टॉपिक पे आ जाएंगे। इनको हम पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं। अब 90 डिग्री के हिसाब से डिफरेंस ले तो कॉस थीटा और साइन थीटा, मसलन कॉस थीटा जो है 0 डिग्री पे 0 1 आएगा, या साइन थीटा ले लें, ये 0 डिग्री पे 0, साइन 90 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 180 डिग्री पे 0, इसी तरीके से आगे जो है ना इसकी वैल्यू फिर माइनस, ये एक रेपिटेशन होगी। 360 के बाद फिर ये अपने आप को 360 पे फिर 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे आप
90 डिग्री ऐड करते रहें तो इसकी जो एक खास सीक्वेंस है वो अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। तो कॉज और साइन थीटा को आप पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन टेन थीटा ऐसा नहीं है, वो अपने आप को रिपीट नहीं करता, तो उसको आप पीरियोडिक फंक्शन नहीं कह सकते। तो कोई भी ऐसी मोशन जो पीरियोडिक फंक्शन पे डिपेंड करे उसको आप हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन का नाम देंगे, वो हार्मोनिक भी होगी। तो इसलिए ये जो हार्मोनिक की टर्म है ये पीरियोडिक फंक्शन के साथ अटैच है। ये देखें, ये एक वेव मोशन है, इसमें देखें ये ऑब्जेक्ट सपोज कर ले, अगर डिग्री के हिसाब से देखें 0 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, फिर 270 -1 पे आ गया, फिर 360 डिग्री, इसके बाद ये दोबारा अपने आप को रिपीट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो मोशन है इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। यहाँ मुकम्मल होने के बाद ये फिर उसी तरह अपने आप को रिपीट करेगी जैसे यहाँ बनी हुई है, फिर रिपीट करेगी, बार बार रिपीट करेगी। ऐसी मोशन को आप नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है, ठीक हो गया, और पीरियोडिक फंक्शन को भी फॉलो करती है। तो फिर कम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन क्या होती है? कम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन में ये देखें, ये यहाँ पे एक और मोशन है, फिर ये उसी के अंदर एक और मोशन है। तो कम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन जो है इनमें ये होता है कि दो मोशंस हों, उन दोनों ही वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, उनको कंबाइन कर लें तो आप कम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन में आ जाएंगे। आपने एक जगह सुना होगा कि अगर आप समंदर के करीब जाए तो लहरें बनती हैं इस तरह की, उसका उभार भी आपको नजर आता है, और फिर उसके बाद ये पानी ऊपर और नीचे हो रहा होता है, जिसको आप क्रस्ट और ट्रफ का नाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साहिल हैं जहाँ पे स्केयर वेव्स बनती हैं क्योंकि बहुत डेंजरस हैं, तो वो भी कैसे बन जाती हैं? वो इसलिए कि अगर आप बहुत सी इस तरह की जो वेव्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप, इनको ऐड करें तो ये स्केयर वेव बन जाएंगी। इनको जैसे ये ना, ये 2 ऐड हुई हैं, 3 ऐड करेंगे थोड़ा सा और इस तरह स्केयर वेव बन जाएगी। तो उनको आप ऐड करते जाएं तो फिर आप स्केयर, वो भी बेसिकली क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन बहुत सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐड कर ले तो वो फिर कम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन हो जाती है। और उसकी जो मैथमेटिक्स है उसके लिए आपको अच्छा मैथमेटिशियन होना लाजमी है। तो इस पूरी कहानी से हमने असल में क्या चीज़ सीखी कि हमने जाना है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। तो उसमें हमें यह भी पता हो कि पीरियोडिक फंक्शन क्या चीज़ है, ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज़ है, और पीरियोडिक मोशन क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमने करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्लाइड आपने जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए इसको यूज़ करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, acceleration at any instant of the body executing simple harmonic motion is proportional to displacement and is always directed towards its mean position। ये डेफिनेशन भी हमने बार बार की हुई है, तो क्यों ना हम पहले इसको समझ लें, इसको देख के फिर इसको डिफाइन करें। ये ज़्यादा आसान नहीं है, और इसको भी समझने के लिए पहले इसको समझें, ये क्या चीज़ लिखी हुई है। इसको भी समझने के लिए हमें पहले डायरेक्ट इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। ये डायग्राम आपने पहले बना लेनी है। ये डायग्राम क्या है? इस डायग्राम में हमने एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया है। क्या मतलब हुआ कि आपने एक स्प्रिंग ले लिया, ये रेस्ट में है, इसके साथ एक मैस अटैच कर दिया जिसका मैस उस ब्लॉक का है m, और ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर मौजूद है हॉरिजॉन्टली। ये देखें ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब आप ऐसे करें कि इसको यहाँ से पकड़ के ना अपने हाथ से ऐसे यहाँ पे ले जाएं, ऐसे खींचें। जब आप इसको खींचेंगे तो असल में आपने इस पर वर्क किया है। जब आप इसको खींचेंगे तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये खुल गया, ये देखें खुल गया। अब ये याद रखिएगा, जब चीज़ें तमाम मटेरियल्स उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल, ये आपने बनाना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल्स थे इस मटेरियल के। इन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस मौजूद था, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर वे से थे, कम से कम एनर्जी यूज़ कर रहे थे अपने आप को एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपने जब इन पे फोर्स लगाई तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो गया, बढ़ गया। ये आपने फोर्स ऐसे लगाई इन पे। अब ये क्या करेंगे? ये अपने आप को वापस उसी पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेंगे। अपने आप को अपनी पोजीशन पे वापस ले आने की जब कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग एक अपोजिट फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स कितनी होगी? अगर आप इनको बहुत ज़्यादा खींचते हैं, यानी ये यहाँ पे थे, मैंने इनको खींचा यहाँ तक, बहुत ज़्यादा खींचा है, बहुत ज़्यादा खींचूंगा इन पे जो अपोजिट फोर्स लगेगी वो भी ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। फिर जितना ज़्यादा खींचूंगा अपोजिट फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगी। तो मैंने इस केस के अंदर इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया,
इस पे फोर्स 0 थी, मैंने थोड़ा खींचा, फोर्स भी 1 2 3 न्यूटन 4 न्यूटन, सपोज कर ले मैंने इसको यहाँ तक खींच लिया, इतना खींचा, कितना खींचा है x। इस पे अब स्प्रिंग जो है वो एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है, ये अपने आप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेंगे। तो उससे होगा क्या, ये स्प्रिंग इकट्ठा हो जाएगा। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा होगा तो डिस्टेंस फिर कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा और फिर इनकी कोई ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो ये वाला है, फिर ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इनको इकट्ठा करते हैं तो अपोजिट फोर्स लगेगी और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे। और अगर इनके दरमियान का ये वाला ओरिजिनल डिस्टेंस है ये ज़्यादा कर देते हैं आप, तो ये फिर अपने आप को कंप्रेस करेंगे। यानी अगर आप इनको कंप्रेस करते हैं तो ये अपने आप को ओपन करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इनको ओपन करने की कोशिश करते हैं स्प्रिंग को, तो ये अपने आप को कंप्रेस करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या देखा कि कंप्रेस करते हैं तो ये ओपन होने की कोशिश करता है, और अगर हम ओपन करते हैं स्प्रिंग को तो ये इकट्ठा होने की कोशिश करता है। इट मीन्स वो जो फोर्स है, जो स्प्रिंग की फोर्स है, वो मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपनी जगह को रिस्टोर करना चाहते हैं, तो उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं, और वो उस असल फोर्स के जो आप लगा रहे हैं उसके अपोजिट होगा। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये देखें, ये जितना एक्स ज्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये आपने डायग्राम, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये एक्सटेंशन वाली है और ये कंप्रेशन वाली है। तो ये डायग्राम भी आपने बनानी। अब आते हैं, ये देखें, यहाँ पे हमने एक मैस अटैच किया उस स्प्रिंग के साथ और उसको कहाँ तक खींचा, डिस्टेंस x के साथ। तो क्या होगा, फोर्स जो है वो कितनी ज़्यादा लगानी होगी, जितना x ज़्यादा होगा फोर्स भी उतनी। यानी मैंने यहाँ पे थे, ये मैस था, इसको खींचा, फोर्स भी 1 2 3, फोर्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि x ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। इस कांस्टेंट यहाँ पे हम लिए हैं k, F इक्वल्स टू के एक्स। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या चीज़ है, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये देखें, सपोज कर लें ये x जो है ना ये 1 सेंटीमीटर है, मैं 2 स्प्रिंग ले लेता हूँ। एक स्प्रिंग जो है ना वो थोड़ा सा सख्त है और एक थोड़ा सा नरम है। अब जो हार्ड स्प्रिंग होगा उस पे मुझे इसको 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। स्प्रिंग एक ही है, अब दूसरा स्प्रिंग मैंने लिया, स्प्रिंग चेंज कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया, अब मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट ले लिया, उसमें मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी। खींचना कितना है दोनों केसेस में, 1 सेंटीमीटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं 1 यूनिट खींचता हूं एक ही तरह की लेंथ में, उनमें जो फोर्स लग रही है वो डिफरेंट हो जाती है। इसी को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को 1 यूनिट मीटर खींचने में लगती है। यानी इसको अगर x मैंने खींचना है तो किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी, जो हार्ड होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट का कंसेप्ट है, ये भी आपने माइंड में रखना है जी। अब क्योंकि एक ही स्प्रिंग है, मटेरियल चेंज नहीं किया तो k कांस्टेंट होगा। k कब चेंज होगा, जब मैं मटेरियल चेंज करूंगा जी। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करते हैं, तो वो जो ये वाली फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट होगी। वो अगर प्लस में है, ये उसी जितनी वो फोर्स है ये भी उतनी होगी, लेकिन उसके अपोजिट होगी। तो इसको आप लिखेंगे एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपने यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे आएगा माइनस के और x को हम बड़ा करके लिखेंगे, ठीक है। ये आ गई रिस्टोरिंग फोर्स। अब अगली चीज, जहां फोर्स की बात करते हैं, जहां पे भी फोर्स यूज हो तो हम वहां पे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। और इस पूरे केस के अंदर हमने फोर्स लगाई तो फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। कैसे, उसको भी देख लें। ये देखें, अगर आप इसको सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर आप मेरे हाथ को भी देखें इधर, तो ये ऑब्जेक्ट देखें रेस्ट में है, यहाँ से उसने मूव करना है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मैंने छोड़ दिया 0 1 2 3 4 4
3 2 1 0 0 1 2 3 4। क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है और कम हो रही है पूरी मोशन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो v की वैल्यू जब चेंज होगी हम क्या किस टर्म यूज करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है जी। तो फिर वहाँ पे हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। तो एक आपके पास ये वाली इक्वेशन है रिस्टोरिंग फोर्स की, माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से ए को निकाले तो ए किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, तो ये एम इधर चला जाएगा, तो माइनस के और एम। इस पूरी कहानी में ये देखें, आप इसको खींचें या कंप्रेस करें, क्या इस पूरे सिस्टम का ये जो मैस है ये चेंज हो रहा है, मैस चेंज नहीं हो रहा। और के भी सेम है, क्योंकि के कब चेंज होगा, जब आप मटेरियल चेंज करेंगे, हार्ड स्प्रिंग ले लें या सॉफ्ट स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग भी एक है तो के भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट। अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या मतलब हुआ, ये देखिए कि अगर आप इसको जितना ज़्यादा खींचेंगे उसके अंदर v ज़्यादा चेंज होगा। अगर इसको आप यहाँ की बजाय यहाँ तक लेके जाते हैं और इसको ये देखें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जितना x ज़्यादा होगा तो v में चेंज भी उतना ज़्यादा आएगा। ये देखें ये मीन पोजीशन है, मैं इतना ले जाता हूँ, यहाँ पे छोड़ दिया, v यहाँ तक पहुँचते हुए कितना हो, 0 1 2 3, फिर कम होना शुरू हो जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, तो ज़्यादा चेंज कब आ रहा है, जितना x ज़्यादा होगा मीन पोजीशन से, ये जो इसका डिस्टेंस है इसको आप डिस्प्लेस, जो मीन पोजीशन से फासला है इसको आप क्या नाम दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का। जितना x ज़्यादा होगा v में चेंज भी उतना ज़्यादा होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो मोशन है ये कौन सी है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये वो इक्वेशन थी जिसको आपने ये करना था। अब यहाँ से देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहीं पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये SHM की जगह यहाँ पे आपने ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको आपने करेक्ट करना है। यहाँ पे ये SHM की जगह आपने लिखना है एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग, नहीं सही है, ये एक्सेलरेशन यहाँ लिखा हुआ है, सही है। एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किस चीज के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई ऐसी मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। और उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, क्योंकि ये एक बाउंडेड सिस्टम है। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट गया तो वापस नहीं आएगा। ये नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमेशा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर रहेगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर वो यहाँ दूर गया करीब आ जाएगा, इधर गया तो फिर भी मीन पोजीशन। ये मीन है, ये जो दरमियान वाला लेवल है जहाँ x 0 है। तो एक्सेलरेशन किस चीज के प्रोपोर्शनल, x के। क्लियर होगी बात, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उसके लिए फिर आपने इस इक्वेशन को, ये हमने इक्वेशन पहले ली, फिर इसको किस चीज के इक्वल लिखा हमने, रिस्टोरिंग फोर्स के, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, यहाँ से ये k और m कांस्टेंट आ गया, तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ये आपने डेरिवेशन कर ली। उसके साथ ये डायग्राम भी आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब छोटी सी टर्म्स हैं, उसमें एक है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अगर आप उसी मोशन को जो हमने स्प्रिंग लिया था इसको वर्टिकली ले लें, साथ पेन अटैच कर दें और नीचे से एक पेज मूव करवाएं। अगर पेज मूव नहीं करवाते तो ये ना ऐसे मार्कर अगर इसके साथ अटैच है, मार्कर ऐसे निशान बनाएगा ऊपर और नीचे ऐसे। लेकिन अगर साथ पेज को मूव करवाएं आप, तो फिर वो मार्कर जब ऊपर जाएगा तो पेज इधर मूव कर जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट ये बनेगा कि वो उस मार्कर की वजह से ये एक वेव वहां पे आपको नजर आएगी। देखें दो मोशन है ना यहाँ पे, एक है ये जो स्प्रिंग के साथ मार्कर अटैच है, वो तो है स्प्रिंग की मोशन की वजह से, स्प्रिंग ऊपर नीचे हो रहा है तो मार्कर भी ऊपर नीचे होगा, ऐसे एक लाइन बनाएगा। लेकिन अगर साथ पेपर मूव कर रहा है तो ये मार्कर ऊपर नीचे जब होगा तो वो यहाँ पे ऐसे वेव क्रिएट करेगा, इस तरह का ये पैटर्न आपको देगा। तो ये जो पैटर्न है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसको आप नाम देंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है,
इसको आप नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। क्या नाम देंगे? एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, या मैं पेंडुलम की एग्जांपल में भी आपको समझा सकता हूँ, ये आपने बनाना नहीं है। सपोज कर लें कि ये आपने एक पेंडुलम ले लिया, उसके साथ एक बॉब अटैच है, तो मीन पोजीशन से ये वाला जो फासला है ना, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये एम्पलीट्यूड है आपका। और वाइब्रेशन क्या चीज होती है? एक पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर, उसको आप क्या नाम देंगे? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। यानी एक ऑब्जेक्ट यहां से मैंने छोड़ा, यहां पे पहुंचा, यहां से यहां पे गया, फिर वापस आया और फिर यहां पे पहुंच गया, ये जो पूरा एक चक्कर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इस केस में भी आप चेक कर सकते हैं, ए बी सी डी ई, यहां पे चक्कर मुकम्मल हो गया, फिर ई एफ जी एच आई, फिर ये दूसरा चक्कर है। एक चक्कर कहां से शुरू हो रहा है? ये देखें, मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ये देखें, ये यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम, फिर ये मैक्सिमम से फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इस पूरे एक चक्कर को आप क्या नाम देंगे? वाइब्रेशन का। और टाइम पीरियड क्या है? उस एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर में जितना टाइम लगेगा उसको, सो सिंपल, यहां से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक पार्टिकल यहां से चला और यहां पे पहुंचा, एक चक्कर में उसने जितना टाइम लगाया उसको आप टाइम पीरियड का नाम देंगे। और एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मसलन एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट एक चक्कर मुकम्मल करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। और अगर वो ऐसे मूव करता है, 1 2 1 सेकंड गुजरा, 2 चक्कर मुकम्मल किए 1 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके यूनिट क्या होते हैं? वाइब्रेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, या इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। इसका दूसरा फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट में हम जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे सर्कल में मूव करता है कि कितने चक्कर उसने मुकम्मल किए, तो नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकंड, वो तो फ्रीक्वेंसी होगी। और हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी उस टाइम लेते हैं क्योंकि हमने उसको मेजर करना होता है सर्कुलर मोशन के साथ। सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं। तो फिर हम फ्रीक्वेंसी की बजाय कौन सी टर्म यूज करेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ रेडियन पर सेकंड, कितने रेडियन 1 सेकंड में तय करेगा, फिर हम टर्म फ्रीक्वेंसी की बजाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। क्योंकि साइकिल पर सेकंड जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको ओमेगा में मेजर करते हैं। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके 2 फार्मूले हैं, टाइम पीरियड के साथ इसका 2 पाई ओवर टी, और फ्रीक्वेंसी के साथ है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एस। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो एक लाइन में अगर हम इसको समराइज करें इन तमाम बातों को, जी यहां से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये इक्वेशन डिराइव करनी है। इसको खींचा, खींचने से क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स आई, एक्स जितना हो ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। न्यूटन लॉ के इक्वल लिखा, इन दोनों से ये इक्वेशन डिराइव कर ली। ये इसकी डेफिनेशन है। ये डायग्राम हो गई, ये बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक पूरा चक्कर, वाइब्रेशन, एक पूरे चक्कर के अंदर जो टाइम यूज होता है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये 5-6 टर्म्स भी इसके साथ अटैच हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। और शुरू में भी मैंने कुछ टर्म्स आपको बता दिए क्योंकि इसमें कुछ आपको टेक्निकली चीज़ों का पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल भी है कुछ। तो ये तरतीब के साथ ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ये था आपका आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।